हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है हमारा ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी पर। तो इसको हम 2-3 पार्ट में बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आज इसमें हम कुछ बेसिक सब पर चर्चा करेंगे। जैसे मतलब ग्रेविटेशन और अगर मतलब ग्रेविटी की बात हो तो इसमें हम न्यूटन्स लॉ और केपलर्स लॉ पढ़ते हैं। उसके अलावा भी जो 11th स्टैंडर्ड में है कुछ अन्य चीज़ सब भी है, तो उस सब का भी हम चर्चा करेंगे। इक्विवेलेंस ऑफ टू मासेज पर चर्चा करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ग्रेविटेशनल जो मास होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशन है, इसके अगर हम खोज की बात करें तो हम जो एनिशिएंट जो फिजिसिस्ट थे उनका चर्चा बहुत रिलेवेंट होगा। प्राचीन भारत में जो भारत हमारा था, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सब के फील्ड में बहुत आगे बढ़ा हुआ था। इसी में से प्रोमिनेंट नाम है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य का। तो ये लोग बहुत महान फिजिसिस्ट थे और आर्यभट्ट ही थे, इन्होंने बताया था कि प्लेनेट सूर्य के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में नहीं। और इन्होंने जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है ग्रह सब का, उसका भी उन्होंने निकाला था, मान निकाला था। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और कितना उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी थी। अब हम चर्चा करते हैं मॉडर्न में जो केपलर्स साहब का नियम है, जिसको अध्ययन करके न्यूटन जो भी कुछ कंक्लूजन ड्राई किए थे, तो ये हम चर्चा करेंगे न्यूटन्स के नियम का। और उसमें जो सबसे पहले हम केपलर्स लॉ की बात करेंगे, तो केपलर्स 3 नियम दिए हैं। पहला लॉ कहता है एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एट वन फोकस ऑफ व्हिच द सन लाइज। तो जितना भी हमारा प्लेनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करता है सूर्य का, और जिसका कि एक फोकस है हमारा सन। दूसरा है सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ एरिया। द रेडियल लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तीसरा नियम है थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं इस नियम के हिसाब से द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द प्लेनेट। इफ द टाइम पीरियड बी टी एंड आर, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया r, तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर, यानी कि पीरियड ऑफ जो रिवोल्यूशन है टाइम। सो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इट इज इविडेंट फ्रॉम द लॉ द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन ग्रेटर विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो केपलर्स के नियम से खास करके अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो ये क्लियर होता है कि जितना दूर सूर्य से कोई ग्रह होगा उसको परिक्रमा करने में उतना ही टाइम लगेगा। अब हम चर्चा करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ केपलर्स लॉ का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू, तो एक कांस्टेंट होगा जिससे गुना करना होगा, और कांस्टेंट जो है सो कॉमन टू ऑल द प्लैनेट्स होगा। तो इस तरह से केपलर्स थर्ड लॉ से हम अब न्यूटन्स कंक्लूजन ड्राई करेंगे। इसके जो ऑन द बेसिस ऑफ केपलर्स लॉ न्यूटन्स ने कुछ कंक्लूजन निकाला। पहला जो सबसे पहले हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर की बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेनेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सन, thus the force acting upon the planet is directed towards the sun. Since the force is always directed towards the center of the sun, it is called central force. तो सेकेंड लॉ जो केपलर का है एक्सेलरेशन का,
उसके हिसाब से जो एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेनेट जो उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो सन की ओर होगा। और इस तरह जो फोर्स किसी प्लेनेट पर जो फोर्स एक्टिंग होगा उसका भी डायरेक्शन सन के तरफ होगा। और ये फोर्स जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, तो सन के सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के हिसाब से क्या है कि T² इज इक्वल टू KR⁻, वेयर K इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना न्यूटन सेकेंड लॉ से कि F बराबर ma, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F ω² R। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के कारण हम इसमें हम ए के जगह पर लिखेंगे ω² R और ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे 2π/T²। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा F बराबर mω² R बराबर m 2π/T² इंटू R बराबर हो जाएगा 4π² mR/T²। अब इसके यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम T² बराबर KR² का वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन हो जाएगा F बराबर 4π² mR/KR³ बराबर हो जाएगा 4π² m/KR²। तो इस तरह से हर एक ये जो फोर्स होगा ये इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², वेयर r इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द प्लेनेट। अब F बराबर 4π² m/K² का अगर हम विवेचन करें तो हम पाएंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू m, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन F बराबर 4π² m/KR², इट इज क्लियर दैट F इज प्रोपोर्शनल टू m इफ r बी कांस्टेंट। अब हम चर्चा करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। कि न्यूटन ने कहा कि दो वस्तु है, तो दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों वस्तु के मास के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg m1 m2/r²। इसको अगर हम शुरू से इसको हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और फिर दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और अगर हम इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा F बराबर g m1 m2/r²। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन द यूनिवर्स एनी टू पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज proportional to the product of the masses of the particle and inversely proportional to the square of the distance between them। और अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की बात करें तो हम कह सकते हैं F बराबर g m1 m2/r²। तो इस तरह से ये हमारा होगा। अब हम g जो है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो F बराबर जब g m1 m2/r² होगा तो g बराबर क्या होगा, g बराबर हो जाएगा F r² m1 m2। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ये न्यूटन और मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। आप डायमेंशन की बात करेंगे तो हो जाएगा m-1 L3T-2। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें आगे चल करके हम चर्चा करेंगे कि व्हाई g इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर इस क्वेश्चन की बात होगी तो इसमें हमको जानना होगा कि इसका जो वैल्यू होता है इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, डायरेक्टिविटी। In case of magnetic or electrostatic attraction, we come across a constant similar to g. This value of that is constant is however dependent on the nature of the medium. But whatever be the medium, the value of g does not change. तो हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम, डेंसिटी, आयतन, तापमान कोई भी चीज़ पर g का वैल्यू निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे
कि why g is called universal constant. G is called universal constant because its value does not depend on the nature of the medium. Whatever the medium, the value of g does not change. Material हो गया, डायरेक्शन हो गया, मास हो गया, डेंसिटी, इसमें से किसी भी चीज़ पर ये निर्भर नहीं करता है। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास। तो हम यहाँ पर निकाले हैं ना, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम लिखते हैं F बराबर जी mg me अपॉन आर ई स्क्वायर, तो mg हो गया ग्रेविटेशनल मास और me हो गया हमारा मतलब mi हो गया हमारा इनर्शियल मास। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लिखते हैं F बराबर ma। तो जब हम F बराबर ma लिखते हैं और O बराबर लिखते हैं m के जगह पर mi लिखेंगे, तो इक्वेशन बनेगा MIA। तो mi हो गया हमारा इनर्शियल मास। और जब हम F बराबर जी mg me अपॉन आर ई स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पर mg हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल मास। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद mi बटा mg इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो mi बटा mg बराबर हो जाएगा जी me जी आर ई स्क्वायर। On the other hand, inertial mass of a body is proportional to its gravitational mass, that is, we have mi बराबर kmg, where k is constant of proportionality. अब हम इक्विवेलेंस ऑफ टू मासेस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि in fact this equivalence is basic fact in the development of the general theory of relativity by the Albert Einstein। तो न्यूटन का भी इस पर प्रयोग हुआ है और उन्होंने द एक्सप्रेशन टाइम